Hello everyone, welcome back to this channel. I know it's been a 1 month since I posted something on YouTube. Yeah, it's a mini vlog. Apart from that mini vlog, so the reason behind was very valid. Actually, I was undergoing my IT training, and those who are already done with it had an idea how hectic it is, literally. So I was quite busy, not have much time to record and posting something like that. So yesterday I had my exam of IT and I have cleared, got my certificate, and this certificate is a very important for further procedure in CA journey. If you are applying for articleship and for CA final exams, the certificate play a very vital role in that particular fields. सो येस जिन लोगों का हो गया है वेरी गुड, जो लोग अभी तक इन फील्ड्स के बारे में नहीं आए, जिनका ITOC नहीं हुआ है, सो डोंट वरी गाइस, ये ट्रेनिंग्स होती हैं 15 डेज़ की, जो आपको अपना ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इट्स योर चॉइस, बट ये मैंडेटरी है कि आपको एक ग्रुप तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए. आप उसके बाद जाकर इन ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हो. आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रांच होगी. वहाँ ब्रांच में जा करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हो. इनफैक्ट पार्ट बनना ही पड़ेगा, इट इज़ मैंडेटरी. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू चूज इधर दिस और दैट. आपको दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेंगी अपने इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद. सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो आई नो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, May 23 इज ऑन द वे, and the very common questions, not a common question, it's a very hectic questions that everyone's minds are going on, like how to study, what to skip, what to study, how many attempts are required. Not attempts, I mean how many revisions are required for clearing the exams. So guys, इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए I was decided कि let's make a video on how to present a paper of law. So in this particular video I am going to talk about that कि law को कैसे present करें, कि I have scored 67 marks in law just self study. So मेरी जो भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स टिप्स थी, I just wanted to tell you all कि आप भी उन टिप्स जो भी चीज़ें हैं उनको अप्लाई करो and score a good marks, even exemption का डिस्टिंक्शन भी लाओ. So first of all अगर मैं बात करूँ लॉ के एग्जाम्स की, so लॉ का एग्जाम वैसे तो 100 मार्क्स का आता है, बट उसमें फर्दर बाइफिकेशन होता है, दैट इज 30 and 70 मार्क्स का. 30 मार्क्स का यू हैव गॉट योर MCQs, ऑफ कोर्स विच इज यू हैव टू रीड इनफैक्ट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन. एंड सेकेंड पार्ट जो 70 मार्क्स कवर करता है वो होते हैं आपके क्वेश्चंस, केस क्वेश्चंस होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं. और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी 2 टाइप्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं. कुछ होता है पार्ट जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक 141 क्लॉज 3 के डिस्क्वालीफाइड ऑडिटर्स की लिस्ट बताइए, लाइक दैट. एंड कुछ आपके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको आंसर करना होता है. यू नो व्हाट, सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करना इट्स नॉट मच ट्रिकी, क्योंकि आप खुद से भी उसको कर सकते हो. जस्ट रीड इट डाउन एंड लर्न एंड राइट. बट जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, प्रॉब्लम उसमें आती है. एंड ICSI जानते हैं उसको, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने में मजा आती है. और सबसे ज़्यादा वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही पूछता है. होते लो ऑलमोस्ट बराबर है, बट वो बिना एक ही 2 क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे वो ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा. बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे. मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है केस बेस्ड स्टडीज़. एग्जाम का पेपर का पैटर्न की तो बातें हो गई कि किस तरीके से आपको राइट करना है, किस तरीके से आप अपने एग्जाम हॉल में बैठ के लिखना है. उसके पहले आप जो भी प्रिपरेशन करनी है आप इसके हिसाब से कर सकते हो. सो सबसे पहले मैं अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की बात करूँ तो यू नो व्हाट, क्वेश्चंस कुछ भी टाइप के हो सकते हैं. बट आपको पता है जब भी केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस होंगे, तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू योर MTPs एंड RTPs देन यू विल गेट एन डेफिनेटली आइडिया कि व्हाट टाइप क्वेश्चन दे विल गोइंग टू आस्क. लाइक पहला जो क्वेश्चन होगा पूरा आपका केस दिया होगा, एंड एंड में वो क्वेश्चन डाल देंगे लाइक कि द एक्शन टेकन बाय मिस्टर A वॉज करेक्ट और नॉट. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया. कोई ऊपर केस होगा, उसके बाद एक नीचे ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे एंड ऑफ द लाइन पे कि आपको ये बताना है कि जो पूरा केस है क्या वो करेक्ट था या नहीं था. सो यू नो व्हाट, ये जो CBS टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना केस बेस वाले, इनको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं. मैंने जो यूज़ किया मैं वो भी बताऊंगी, बट जो दूसरा तरीका होता है मैं वो भी बताऊंगी. जो भी सूटेबल लगे आप वो यूज़ करो. सबसे पहला तरीका होता है जो मैंने यूज़ नहीं किया था फिलहाल, वो ये होता है कि उसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके बाद आप उसमें का प्रोविजन लिखते हो. लाइक अगर आपने केस को पढ़ा, आपको समझ में आ रहा है कि येस ये क्वेश्चन सेक्शन 141 क्लॉज 3 का है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, तो आप उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसको लिखिए. पहले प्रोविजन लिखिए. प्रोविजन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन का फैक्ट लिखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या चल रहा है. जैसे आपको पता है कि इंटरेस्ट की इनकम आई थिंक 1 लाख तक की सिक्योरिटीज़ जो होती हैं 1 लाख तक की रिलेटिव्स होल्ड कर सकते हैं. तो अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी आपके ऑडिटर के रिलेटिव ने 2 लाख की होल्ड करके रखी, तो आप उस फैक्ट को प्रोविजन के बाद अपने फैक्ट को बताइए एंड एट द एंड अपना कंक्लूजन दीजिए. तो प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन, ये 3 स्टेप में आप डिवाइड कर सकते हो. बट वॉट आई डिड, मैंने क्या किया था, मैं सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ा, अगर उसमें जो पहला क्वेश्चन मेरे से क्या किया जा रहा था कि क्या A ने जो किया वो सही है या गलत,
तो अब क्वेश्चन पढ़ के तो मेरे को आइडिया लग गया ना कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले मैं अपना आंसर स्टार्टिंग उसी लाइन से करती ताकि एग्जामिनर को ये आइडिया लग जाए कि यस इसको पता है आंसर। आई नो एग्जामिनर पूरा आपका क्वेश्चन पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, बट यू नो व्हाट, अगर आप अपने मेन आंसर का थोड़ा सा एक कहते हैं ना ग्लिम्प दे दोगे उसको स्टार्टिंग में, तो उसको उस चीज़ को समझने में और उसको उस हिसाब से मार्क्स एलोकेट करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अगर मेरे को लगता है कि जो भी पैराग्राफ दे रखा है वो ईजी है, उसका जो आंसर है वो येस है, तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग ही ऐसे करूँगी, येस द एक्शन टेकन बाय मिस्टर ए वॉज करेक्ट। Okay, after that I was going to present my provision, what is the provision, after that fact, and then conclude कि जो भी किया वो गलत था, इसकी जगह पे अगर वो ये करता तो आंसर कुछ और होता। समझ रहे हो? तो ये दो तरीके से अपनी चीज़ कॉपीज में प्रेजेंट कर सकते हो चीज़ें। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि प्रोविजंस कैसे लिखें। तो प्रोविजंस तो भैया आपको अपनी मॉड्यूल से ही पढ़ने पड़ेंगे, जो भी आपके मॉड्यूल्स में गिवन है। अब ऑफ कोर्स वर्ड टू वर्ड तो कोई नहीं रटता, और लॉ में वर्ड टू वर्ड भी नहीं देखते, बस आपके सेक्शंस जो बहुत ही मेन सेक्शंस हैं। अब मन में आ रहा होगा कौन से मेन सेक्शंस है, तो डोंट वरी, मैं डेफिनेटली मेन सेक्शन की लिस्ट बना करके टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी। उतने सेक्शंस तो डेफिनेटली रिवाइज ही कर लेना, और आई थिंक जो मैं डालूंगी ना वो आपको ऑलरेडी आते होंगे, क्योंकि बार बार जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना तो मेन सेक्शंस आपके टीचर भी होते हैं, बताते होंगे ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, तो वो सेक्शन ऑलरेडी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाते हैं। तो वो सारे सेक्शंस पढ़ने, थोड़े बहुत कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप जब मॉड्यूल रीड करते हो या किसी भी टीचर को रेफर करते हो बुक्स को, तो वो ऑलरेडी आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, बट एग्जाम में उन कीवर्ड्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए। सो डोंट फॉरगेटेड कि वहाँ पे आप एकदम लेमैन की लैंग्वेज मत लिखना, थोड़े बहुत कीवर्ड्स जो है वो अपने माइंड में रखना। कीवर्ड्स कैसे याद होंगे? बार बार रिविजन करने से। अभी भी आपके पास टाइम है, इट्स अबाउट टू एंड ऑफ द February, बट स्टिल मार्च एंड अप्रैल यू हैव 2 मंथ, सो 2 मंथ बहुत हैं, देखा जाए तो 60 डेज यू हैव। तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना स्टार्ट करिए। और एक्सेम्पशन क्या डिस्टिंक्शन भी आते हैं लोगों की लॉ में। अब कुछ लोग के मन में आ रहा है कि वो कोचिंग लेके आते हैं, यही मिथ को दूर करना है मेरे को, कोचिंग लेके ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बिना कोचिंग में भी लोगों के डिस्टिंक्शन मार्क्स आते हैं, मेरे एग्जाम्शन आ गए तो आपके कैसे नहीं आएंगे। एंड यार द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हो सकता है कुछ लोग ऐसा लग रहा हो कि अब एग्जाम आने वाले हैं, तो अब ये जो चीज़ें आपने बताई है उसको कैसे अप्लाई करें। तो आई नो ये जो टाइम है ना, मोस्ट ऑफ द लोग जो अपने रिविजन के तरफ स्विच हो गए होंगे, उन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया होगा जितना भी सिलेबस है। अब रिवीजन का ही टाइम है, आप रिवीजन की तरफ मूव हो रहे होंगे। एंड अगर आप रिवीजन की तरफ मूव हो रहे हो देन डेफिनेटली आप इस तरीके से ही रिवाइज करिए। प्रैक्टिस के लिए आप MTPs एंड RTPs देख सकते हैं विच इज़ रिलीज बाय द ICI, क्योंकि उसमें भी पैटर्न कुछ सेम ही रहता है, बट हाँ वो थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। तो आप एक अपने माइंड में एक थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस बना लो, आपको लिखना क्या है। सबसे पहले मेन आंसर का ग्लिम्प, उसके बाद प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, दैट्स इट। ये 4 पॉइंट में आपका आंसर डिस्क्राइब हो जाएगा। ICI के मॉड्यूल है, CA के एग्जाम्स दे रहे हो, पेजेस नहीं गिनते हैं। आंसर कम हो, सॉलिड हो, मैटर आपके आंसर में, पॉइंट हो आपके आंसर में, कीवर्ड्स हो आपके आंसर में, कोई बात हो जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मेन आंसर हो, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि जो पूछ रहा है उसको छोड़ करके पूरी कहानी भी अगर 4 पेज की लिखी ना तो यू विल गेट डेफिनेटली 0। ऐसा एक्सपेक्ट मत करके चलना कि मैंने वो नहीं तो वो तो लिखा था तो कुछ तो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो यार दैट्स इट। और हाँ, मैंने एक वीडियो डाला था EIS वाला, जिसमें मैंने बताया था कि मेरा कितना चेंजेस हुआ। 2-3 मिस्टेक्स मैंने की थी जिसकी वजह से मेरा क्लियर नहीं हुआ था। सो नहीं देखा तो पहले जा करके वो देखो। और दूसरी बात, उसमें से काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया, मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किया, बच्चे क्या मैं भी बच्ची हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि येस वो चाहते हैं कि IAS का रिवीजन जो है वो फटाक से 15-20 मिनट की वीडियोस में क्विक रिवीजन विद मॉर्निंग्स हो जाए। सो गाइज डोंट वरी, ये क्लास वीडियो था। डेफिनेटली इसके बाद से EIS की रिवीजन वीडियोज आएंगी। 10 to मैं ट्राई करूँगी कि 20 to 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो ना जाए, क्योंकि ये क्विक रिवीजन का मतलब ही यही होता है, क्विक हो, डिटेल्ड हो, सब कुछ हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड डेफिनेटली कल या परसों के बाद से मैं वो वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगी। तो होप आप खुद भी देखो, लोगों को भी दिखाओ और शेयर करो, और जो और भी डाउट्स हो वो फटाफट पूछो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।